अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद। आज हमारे ख़ास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट असलम खान साहब। 34 साल हो गए असलम खान साहब को सहाफ़त से वाबस्ता हैं। कालम नवीस भी रहे, नवाए वक्त एक्सप्रेस और द न्यूज़ के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे। खान साहब, आज का सबसे अहम मसला जो पेशावर का बहुत बड़ा सानिया है, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। कुछ देर पहले पार्लियामेंट में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी एक तकरीर करते हुए ये इशारा दिया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जल्दी होगा। और वज़ीर दाखिला ने कुछ देर पहले बताया है कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGI भी पार्लियामेंट में आएंगे, शायद ब्रीफिंग के लिए आएंगे। इतने बड़े साने के बाद लगता यूँ है कि अब जो तरजीहात हैं हुकूमत की, वो सियासत से ज़रा हट के हंगामी बुनियादों पर अब जो दहशत गर्दी की नई लहर है उससे निपटने की तरफ जा रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये मामला किस तरफ जाएगा? क्या एक नया ऑपरेशन ज़रब अज़्ब की तर्ज पे भी हो सकता है और कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो सकता है, या पार्लियामेंट में कोई ब्रीफिंग जो आर्मी की तरफ से दी जा सकती है? आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। जो मेरे 30, 32, 33 साल हैं इस पेशे में, उसमें से मेरा ख्याल है 25 एक साल तो आखिरी जो हैं वो आपके साथ ही गुजरे हैं। जी, काफ़ी अर्सा। तो हम NNI में इकट्ठे थे, बिल्कुल। फिर वक्त न्यूज़ में हम बाई चांस इकट्ठे हो गए। जी जी, बिल्कुल। और वैसे तो आपके साथ जो नहीं नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो हैं, वो ताल्लुक जो है जी। वो है। तो जहाँ तक ये मामला है दहशत गर्दी का, जो कल ये नहायत ही अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है रेड जोन में पेशावर के, ये इसकी संगीनी और बढ़ जाती है कि ये सब कुछ जो है पुलिस लाइन के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पे हुआ है। और दूसरे ये कि जो भी कोई वो खुदकश था दहशतगर्द, उन्होंने बड़े सिस्टम के साथ वो उस मेन पिलर के साथ खड़ा हुआ कि ये पिलर ही गिर जाए और छत जो है वो उसके नतीजे में गिर वो हो गई, जिसकी वजह से शहादतें, हाँ, शहादतें बहुत बढ़ गई। जहाँ तक मामला ये है कि ये वो जो कौमी सलामती कमेटी है वो फैसला करेगी। उसने क्या फैसला करना है? दहशत गर्दी के खिलाफ हम जंग तो जारी है, उनकी तरफ से जारी है, हमने तो जवाब देना है मौसर तरीके से। रहा वो जो आपने दो वो क्या जो आर्मी चीफ और ISI चीफ ने भी पार्लियामेंट में आना है। इन्होंने पार्लियामेंट में आके बताना क्या है? सब पता है लोगों को क्या हुआ है, 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। बाकी रहा कि ये कि वो रद्द गज़ब और दूसरी ये चीज़ें, ये सारे अगर ये कामयाब हो गए होते तो ये वाक़यात ना होते। अब असल मसला तो ये है कि ये जो है अपने TTP ने नहीं इसकी जिम्मेदारी कबूल की, दाइश भी खामोश है। इस वक्त तक कोई ओनर नहीं है इसका, क्योंकि कोई भी तंजीम जितनी भी वो जालिम क्यों ना हो, इस तरह की दहशत गर्दी की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद यहाँ इस पाकिस्तान की सरजमीन पे तो कदम नहीं रख सकते। देखिए, अल्लाह के घर में यह वाक़या हुआ है और TTP शायद अब उसको समझ ये आ रही है कि शायद जिस बयानिए के ऊपर वो ये सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे उन बयानिए से मुताबिकत वो नहीं रखता, क्योंकि दावा तो वो करते हैं कि मुसलमान हैं और इस्लाम हैं और जहाद कर रहे हैं। तो मस्जिद के अंदर ये वाक़या होना ऑब्वियसली अब वो इस बात को तस्लीम तो शायद नहीं करेंगे, मगर इसके बावजूद भी हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त 4 महाज़ों पे जंग जारी है। मईशत के महाज पे भी जंग जारी है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी, सियासी महाज पे भी एक जंगी सा माहौल बना हुआ है। और फिर सबसे बड़ा ये कि अदालतों के अंदर भी बड़े बड़े मुकदमात लगे हैं, जहाँ पे हुकूमत अपने कानूनी सिपाहियों के ज़रिए जंग जारी रखे हुए है। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ एक साथ जो है, ये मामलात को किसी बड़ी खराबी की तरफ भी ले जाया जा सकता है? क्या इस माहौल के अंदर भी सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए? और क्या इस माहौल के अंदर भी कोई इंतखाबात या इलेक्शंस का इम्कान मौजूद है? आपको लगता है कि सियासतदानों को इन हालात में भी इलेक्शंस की बात करनी चाहिए? मती, ये एक अजीब बात है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा मिला दिया जाता है। पूरी कैबिनेट जो है वो शहीद हो गई थी ईरान में, और उसके बाद जो है टाइमली बार वक्त इलेक्शन हो गए थे। इलेक्शन को इन चीज़ों से जोड़ना ये बिल्कुल एक, मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादती है। इलेक्शन अपनी जगह पे होते रहे, इलेक्शनों का इससे क्या लेना देना है। बाकी ये है पूरी कौम को मुत्तहिद होकर
ये इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अब ये वो फरमा रहे थे हमारे वज़ीर दाखिला राणा साहब कि वो ऐसे है, ये ऐसे दहशतगर्द बने, वो अपने आप को, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार है। भाई जो कुछ ये किया धर है हमारा अपना ही किया धर है, और उसके नतायज जो है अब हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम जो है वो फिर जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। बात असल में ये है, क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों की। ये कौन लेके आया टीटीपी को यहाँ पे? यहाँ पे तो ये नहीं थे ये 3 महीने पहले तक। ये 3 महीने के और वो जो है, जो वजीरस्तान से जो हमारे एमएनए हैं वो ओपनली नाम लेते रहे कि ये लेके आ रहे हैं, और किसी को समझ नहीं आई। इमरान खान साहब खुद उन्होंने अपनी बीबीसी को एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उनकी जो हिकमत अमली थी 40,000 के करीब अफराद को लाना था, जिसमें 6-7 हज़ार के करीब बकौल इमरान खान के ये कालाधन तंजीम से उनका ताल्लुक था। और फिर बड़े पैमाने पे बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दों को माफ़ भी किया गया इमरान खान के दौर में, सदारती माफ़ी भी दी गई जिनको सजाए मौत भी हो चुकी थी। आपको मैं सुनाना चाहता हूँ इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू, तारीखी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने पहली बार ये बरमला एतराफ़ किया था कि उनकी हिकमत अमली क्या थी कालाधन तंजीमों के हवाले से और तालिबान के हवाले से। जैसे अफगानिस्तान में रजीम चेंज हुई तो अफगानिस्तान में जो टीटीपी बैठी हुई थी, अफगान गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान वापस जाओ। पिछली जो गनी हुकूमत थी वो इनको पेट्रनाइज कर रही थी, उधर से ही हमले करते थे पाकिस्तान में। जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा वापस जाओ। अब जब उन्होंने वापस आना था तो पाकिस्तान के पास क्या रास्ते थे? 2 रास्ते थे ना। या तो इनको 40,000 लोगों को, जिनको फैमिलीज और ये फाइटर्स थे, इनको खड़ा करके तो गोली मार देते। अगर वो नहीं करना था तो उनको रिहेबिलिटेट करना था, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी इसके लिए कि हमने इनको रिहेबिलिटेट करना, और रिहेबिलिटेट किया ही नहीं। वो आए और ये एकदम नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता जब उनको वो लोग आना शुरू हुए, कोई रिहेबिलिटेट नहीं किया, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, उनके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया जो हमने फैसला किया था। हुआ क्या कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो गए, और वही जो हमें खौफ था कि ये जब वापस आएंगे तो अगर आपने इनके लिए तवज्जो ना इसके ऊपर दी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जगह जगह शुरू हो जाएगी दहशतगर्दी, वो शुरू हो गई है। तो खान साहब, आपको नहीं लगता कि आपके हमनाम खान साहब के फुटप्रिंट्स जो हैं सियासत में तो हैं ही, जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क में, जो पेशावर में हुआ, वहाँ पे भी इसका ताल्लुक भी बराह रास्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसियों से है? या आप समझते हैं कि यहाँ पे हुकूमतों के नहीं किसी और की पॉलिसियाँ चलती हैं और इमरान खान साहब का शायद इतना कसूर नहीं है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मतीउल्लाह, मुझे आप फंसाए ना, खुदा के लिए कोई किसी की पॉलिसी नहीं यहाँ चलती, कि ना किसी इलेक्टेड की, ना किसी नॉन इलेक्टेड की, ना किसी इम्पोर्टेड की। पॉलिसियाँ जिनकी चलती हैं उनसे आपका बड़ा बेहतरीन जो है वो ख़ानदानी तल्लुक़ है। माशाल्लाह आपके वालिद साहब कर्नल रज़ा अब्बासी साहब, तो वो छोड़े आप इन बातों को, वो तो वो हैं, वो कभी आप कर्नल साहब का तो नाम ले रहे हैं, किसी जनरल का भी ले लें। नहीं, जनरल का क्या लेना, कर्नल और ब्रिगेडियर ही अहम तो होते आपके हैं। ख्याल में ये पॉलिसी ठीक थी या गलत थी, जो इमरान खान की पॉलिसी थी, या उनकी हुकूमत की, या उनके या उनकी हुकूमत के दौर में जो पॉलिसी बनाई गई? क्या ये देखें, ये सारी ना फिलोसफिकल बातें हैं। कोई भी पॉलिसी उनको यहाँ लाने की ठीक नहीं थी। वो अब बाहर हो रहा है ना, वहाँ थे, कंटेंट थे, बॉर्डर क्रॉस करना खासा मुश्किल काम था, उनको ले आए 40,000 बंदों को, अब वो अपना वो दिखा रहे हैं। और इनमें हमने तो खुद भुगता हुआ है, इनमें इतने वो ज़्यादा रासख हैं अपनी मामलात पे, और उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसी खौफनाक है कि बेटा बाप को कत्ल करने के तरफे होते हैं, बाकी तो छोड़ें आप। और ये जो अफसोसनाक वाक़या हो, इसमें ये सब लोग सर्ब सजूद थे, सजदे में थे जब ये धमाका किया उसने। तो आप क्या कहेंगे कि फिर खान साहब का मुतालबा कि अभी भी फौरी इलेक्शन करा दिए जाएं, ये मसले का हल है? देखें, मसले का हल तो कोई भी नहीं है, जो मर्जी आप हल ढूंढते रहे, कोई हमारे पास मसले का हल नहीं है। लेकिन मसला ये है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये जो है ना, आप सबसे बड़े वो वकील रहे हैं कि आइन की बालादस्ती, आइन जो कहता है उस पर अमल होना चाहिए। ये बाकी ये सारे मामले चल रहे हैं। मैं आपको बताया कि पूरी ईरानी पार्लियामेंट तबाह हो गई, सब मर गए। खान साहब, ईरान का तो अपना तेल निकलता है ना, हमारे तो अवाम का तेल निकल गया है। ईरान की हम मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पे उनको माशी तौर पे वो चैलेंजेस दरपेश नहीं थे जो हमें वहाँ पे अफगानिस्तान से
मुहाजिरीन तक को जो गए उनको भी बड़े कंट्रोल में रखा गया। यहाँ पे तो हालात ही डिफरेंट है। तो ईरान की मिसाल तो देना आसान है, लेकिन अमली तौर पे तो हालात डिफरेंट है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे पूरी काबीना उड़ गई, लेकिन उन्होंने इलेक्शन ही डिले किया। उन्होंने कहा हो गया कि कोई ईरान की जमहूरियत की आप मिसाल तो दे रहे हैं, बड़ी बखुशी दें, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के जो मुआशी हालात हैं वो भी बहुत फ़र्क हैं। वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, IMF से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, पाँव नहीं पकड़ रहे किसी के। और हमारे हालात जो हैं इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ कि मईशत के एतबार से, दहशतगर्दी के हवाले से, सियासी एतबार से, और जो कुछ अदालतों में हो रहा है, क्या हम उस सतह पे हैं कि हम कहें कि चलें जी इलेक्शन करा दें हम? और इलेक्शन 1971 में भी हुए थे और शफाफ तरीन इलेक्शन हुए थे, और उस वक्त भी बड़ी पॉपुलर लीडरशिप थी। क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? देखें, उस पे आपने पॉपुलर लीडरशिप को डिनाई किया था। आपने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के बेटे को इंडियन एजेंट करार दिया, और जो एक जर्नैल को अपना डैडी कहता था, जिसकी 84 सीटें थी उसको वजीर आज़म बनाया, और जिसकी 160 सीटें थी उसको गद्दार करार देकर जेल में डाल दिया। तो यही होना था। जिन्ना को इमरान खान से कंपेयर कर रहे हैं? खान मैं बिल्कुल इमरान खान को कंपेयर करने की जसारत भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ, जना किसी सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में इक़्तिदार में नहीं आई थी ना, ये तो आपको भी पता है। ये वो खुद मान रहे हैं बड़े बड़े लोग। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक फातिमा जना का बेटा था, उसका चीफ पोलिंग एजेंट था, उसकी 160 सीटें थी, उसको इक़्तिदार नहीं दिया। जिसकी 84 सीटें थी उसको इक़्तिदार दे दिया। बात तो ये है, ये नहीं था इलेक्शन ठीक या गलत हुए, उनके रिजल्ट को नहीं माना गया था, तो इस वजह से वो सानिया हुआ। ठीक है, लेकिन इलेक्शन आप ये कह रहे हैं कि होने चाहिए, फौरी होने चाहिए जैसे खान साहब कह रहे हैं? नहीं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कोई इमरान खान नहीं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस तरह इलेक्शन होने चाहिए। चलें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह तो है वो अदालतें ही करती हैं। अब मामला ये है, अदालतों ने पहले भी बड़े फैसले किए हैं, उसके नतायज भी हमने देख लिए हैं, तो बाद में भी हम देखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं खान साहब, क्योंकि इसके अलावा कुछ दूसरे मामलात भी हैं। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साफी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मईशत की, दहशत की, सियासत की और अदालत की, मगर इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी उसके भी जो खबरें हैं वो आ रही हैं। अब मालूम नहीं उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं। असलम खान साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि अगर जो भी बड़ा ऑपरेशन होना है उसका फ़ैसला कौमी सलामती कमेटी ने करना है। इसकी वजह शायद ये भी है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर आमतौर पे तो पहले आपको याद है ज़रब अज़ब भी जब शुरू हुआ था तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना पड़ा था ऑपरेशन शुरू होने के बाद कि ये हमने जो है ये ऑपरेशन शुरू किया है। तो लग रहा है कि शायद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा बड़ा फैसला ना हो जाए, तो इससे पहले वज़ीर दिफा पेशबंदी के तौर पे ये कह रहे हैं कि बड़े फैसले कौमी सलामती कमेटी में होने चाहिए। तो वाकई कोई बड़े पैमाने पे ऑपरेशन का इम्कान है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कोई बड़े फैसले आप समझते हैं हुए होंगे? मती, ये जो बात है ना कौमी सलामती कौंसिल ये फैसले करेगी, ये तौहीन है पार्लिमान की। बुनियादी तौर पे जो भी फैसले हैं वो पार्लिमान को करने चाहिए, ये जो अरकान बैठे हैं इन्हें करने चाहिए। ये कौमी सलामती कौंसिल तो एक एडवाइजरी रोल है इसका, ये तो पार्लिमान को एक एडवाइस कर सकती है कि आप ये कर लें वो कर लें। ये कहना कि वैसे तो काबीना को करने चाहिए, काबीना वही ना, काबीना को करने चाहिए, वज़ीर आज़म को करने चाहिए। फैसले तो हुकूमत नहीं करने होते हैं, लेकिन एक कमेटी है, कंसल्टेशन है, अस्करी क़यादत के साथ मुशावरत है, इसमें कोई हर्ज फार्मलाइज करने की क्या जरूरत है? इसको फार्मलाइज करने की क्या जरूरत है? कैबिनेट करे ना फैसले जो भी करने। यहाँ पे एपेक्स कमेटियां भी फैसले करती रही हैं। एपेक्स कमेटी कौन से कानून, बहुत गलत था ये, लेकिन कौमी सलामती कमेटी तो बाकायदा एक कानून के तहत बनाया गया इदारा है, तो उसमें अगर कोई डिस्कशन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वज़ीर दिफा कर सकता है ना फैसला। इसमें फैसले में कौन सी पेचीदगी है, मुझे ये बताएं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने लड़ना ही लड़ना है, क्या ये कौमी सलामती कौंसिल जो है ये फैसला कर सकती है कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे? तो आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि बड़े पैमाने पे कोई ऑपरेशन शुरू किया जाना चाहिए? ये देखें, ये आप क्या सवाल कर रहे हैं? हालात ऐसे नहीं है, हालात इन हालात से हम गुजर रहे हैं। अब उसमें इंटेंसिटी आई है, ये जो कल का सानिया हुआ पहले नाम दिए जाते थे ऑपरेशन के, बड़ी पैमाने पे उसको पब्लिसाइज किया जाता था,
अब जो है आपके ख्याल में किसी किस्म की ऐसी ब्रांडिंग नहीं होगी, किसी नहीं ऐसी ब्रांडिंग सरगर्मी क्या की? मुझे ये बताएं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको ब्रांड करना क्या क्या माने रखता है, ये पहले बताएं होता मुझे। रहा है, पहले होता रहा, गलत होता रहा ये, क्या उससे नतीजा निकला? वो जो वो क्या है, वो गाने बनाए जाते रहे और साहर अली बग्गा और फलांट का, और करोड़ों नहीं करोड़ों रुपया इन्होंने दाया किया इस पे। मुझे बताएं ना, इन गानों की क्या जरूरत थी? तो आपके ख्याल में अब क्या हिकमत अमली कोई मुख्तलिफ होगी? अब भी तो कुछ वैसा ही होगा जैसे माजी में होता रहा है, कि अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि तालिबान जो हैं इनसे तो मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, ये दरवाजे बंद मगर होने खान चाहिए। साहब, इमरान खान साहब, बड़े खान साहब जो हैं वो तो अभी भी ये कह रहे हैं। यार इमरान खान हो या कोई हो, मैं आपको बताऊं, रूल ऑफ लॉ और आइन, इससे बरतर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई इमरान खान नहीं है, कोई नवाज शरीफ नहीं है जो वहां बैठे हैं लंदन में, वो यहाँ आए, यहाँ आके जो भी करना है आप यहाँ आके बैठ के फैसले करें। तो आपके ख्याल में आप इमरान खान को इस ऑपरेशन अगर होता है तो उसकी खुल के हमायत करनी चाहिए और दहशतगर्दों के हवाले से खुल के उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए ओपनली? मैं कह रहा हूँ इसके अलावा किसी के पास भी कोई चाराकार नहीं है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो जाए। ये क्या बात हुई कि वो चूंके चनाचे करते रहे? ये नहीं, इसका वक्त ही नहीं है। अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बड़ी अजीब बात है कि हालात ये हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात हो रही है, पार्लियामेंट में आर्मी चीफ DGI के आने की बातें हो रही हैं। इन हालात के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी एक तारीख दी गई है। कौमी असम्बली की जो सीटें हैं 33 के करीब, उसमें इमरान खान कह रहे हैं मैं 33 सीटों पे इलेक्शन भी लड़ूंगा। तो ये जो पैरेलल सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, आपके ख्याल में इससे कुछ तरजीहात में तजाद नहीं लगता आपको हुकूमत की और रियासत की? देखें, बात ये है, ये जो है ना नेशनल असम्बली के बाई इलेक्शन, उसमें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेट दे रहा है। ये जो फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक पाबंदी है कि 90 दिन के बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं, दो जो सूबाई असम्बलियाँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें गुंजाइश भी तो है ना? नहीं, तोसी भी हो जाती है, नहीं, ताखीर भी हो जाती है, तोसी इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। नहीं, इलेक्शन कमीशन गलत फैसला करते हैं ना, यही तो बात है। जब 90 दिन की एक पाबंदी है तो आप उस पर अमल करें। लेकिन अगर आप बाई इलेक्शन करवाने की में तो ठीक है, और वो जो इलेक्शन है वो आप करवाने में वो हेलुजत कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही गलत बात है। लेकिन हालात और वाकयात भी देख रहे हैं ना। आइन के अंदर एक ऐसी शिक भी है कि जिसके तहत किसी खास मुकर्ररा आइनी मुद्दत के अंदर जो काम अगर नहीं हो सकता तो वो गैर आइनी इस वजह से नहीं होगा कि उस मुद्दत के अंदर नहीं हुआ। देखें, ये सारी फिर वो बातें हैं अदालत की बात, फिलोसफिकल ये चीजें आइन के अंदर है ना। आइन के अंदर सिर्फ ये एक बात है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, 91 दिन नहीं होगा वो, 91 दिन नहीं आएगा, वो गैर कानूनी गैर आइनी होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतराज है। हालत नाफिज हो जाती है, पार्लियामेंट 1 साल के लिए मुद्दत में अपनी बढ़ा भी सकती है, इमरजेंसी वो एक और बात है। जब आइन के अंदर गुंजाइश तो है नहीं, आइन के अंदर गुंजाइश और है वो, लेकिन जब असेंबलियां टूट जाएं तो उसमें कोई गुंजाइश 91 दिन नहीं आ सकता। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ये मजाक नहीं है सियासी अमल के साथ? देखें, ये सियासी अमल के साथ कोई मजाक नहीं है, ये इसको बेवकूफ़ साबित करना है कि भाई आप पूरा इलेक्शन करवाएं, नए इलेक्शन करवाएं और वो आ जाएं। आप देखें ना, जब ये 11 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे थे, मतलब ये पूरा जमहूरी अमल और ये इलेक्शन का अमल ही बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ बना दिया चाह रहे हैं? ये हमने बेवकूफ़ बना कौन बना रहा है? वो जो 33 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है वो बेवकूफ़ बना रहा है या हुकूमत उसको बना रही है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन कौन कर रहा है? ये सब मिलके माशाल्लाह इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इमरान खान का क्रेडिट ये है कि उसने 11 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, 8 पे जीत गया। अब ये उस वक्त पागलपन की बात कितना टर्न आउट है खान साहब? फिर टर्न आउट पे भी बात आ जाती है। अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी मेजर पार्टीज जो हैं, सिर्फ खान साहब वो कहते हैं विच मिर्जा या फिर सोनिया हो जाए नहीं, अब तो उससे क्या होगा? नहीं, अब तो 2 पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा ना, जो 2 मेजॉरिटी पार्टीज थी, नून लीग और PTI ने इलेक्शन लड़ा, उसका जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने। अब ये 33 का ये तो बेवकूफ़ और तौहीन करने के मुताबिक है इंतखाबी अमल। ये अख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है और फिर अदालतों ने उसकी तशरीह करनी है। ये मामला यकीनी तौर पे अदालतों में ही जाना है। मगर खान साहब तो, इमरान खान साहब, बड़े खान साहब जो हैं, वो तो अदालतों को ही नहीं मानते। देखें, वो तो उनके खिलाफ तोशाखाना केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन यार वैसे माफ कीजिएगा, तोशाखाना तो कोई अदालतों में पेश देखें, नहीं मेरी हो बात रहे सुने, नहीं देखें, तोशाखाना वाली जो बात है वो तो कोई है ही नहीं ना, वो तो एक फजूल एक
आप लोगों ने खड़ा किया हुआ इशू है। अच्छा। तो यहाँ कोई नहीं है, उसमें जो उनको इजाज़त थी उन्होंने लिया, भेज दिया, उन्होंने कहा मैंने भेज दिया, क्या करना है यार, हर आदमी की मॉरल वैल्यूज अलग अलग होती हैं। नंबर वन, ये मॉरल वैल्यूज अच्छी वाली हैं बुरी वाली हैं वो बता ये दें। देखें, ये अगर करोड़ों रुपए का तोहफा मिला है, हाँ। उसको आधी कीमत पे खरीद के आप उसे 10 टाइम्स कीमत पे बेच दें, फिर उसे जाहिर भी ना करें अपने एहसासों में, तो ये आपके ख्याल में मामूली बात नहीं, मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये अमेरिका, ये बरतानिया में हुआ होता है, जिसकी वेस्टमिनिस्टर वो डेमोक्रेसी को हम उठाए फिर रहे हैं, और जिसकी तो मिसालें बंदा खत्म, मिसालें इमरान खान और देते हैं, जिसकी मिसालें इमरान खान साहब देते हैं, तो ये कहीं मिलते भी ना। मामूली झूठ पे आदमी का कैरियर खत्म, और इखलाकी मयार की बात और अखलाकी मयार की जो बातें करते हैं, माशाअल्लाह। तो फिर आप क्या कहते हैं, तोशा खाना वाला केस छोटा केस वो नहीं, ये कोई केस ही नहीं था। उसकी वजह यह अकॉर्डिंग टू लॉ हमने देखना है ना। और उसमें बाकी ये कोर्ट उसमें अदालत में है, वो फैसला करेगी। मैं और आप कौन होते हैं यहाँ पे इससे डिस्कस करने वाले? ये वैसे ही वो है सब। मगर आप समझते हैं कि कानूनी तौर पे घेरा तंग हो रहा है खान साहब के? वो भी सुन लें, कानूनी तौर पे कोई किसी के गिर्द कोई घेरा तंग नहीं होगा। मुझे बताया जुल्फकार अली भुट्टो जैसे आदमी को फांसी दे दी, क्या घेरा तंग हुआ? क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया और एक दफा कोशिश की, पहले 120 बंदे मारे गए, ठीक है। दूसरी दफा उन्हें मना किया गया कि आप ना आए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, ठीक, और उनको कत्ल कर दिया गया। क्या हुआ? 3 इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप ये कह रहे हैं? 3 दिन जितना भी फसाद होना था हुआ और खत्म। ये इमरान खान साहब अगर कत्ल हो जाते वजीराबाद में, क्या होता? ये दुनिया चलती लेकिन ऐसे लोग वजीर आजम बनते क्यों हैं कि जो बाद में गिले शिकवे करते हैं, रोना धोना करते हैं कि हमारी पुलिस FIR नहीं काट रही, पंजाब में परवेज इलाही हुकूमत, अपनी हुकूमत, फिर किस लिए इलेक्शन लड़ते हैं? क्यों वजीर आजम बनते हैं? ये देखें ये बात अगर इसे बंदे में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो खुल के वक्त पे बात सच बोल सके, तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं वो लोग? अब देखें ना, और फिर क्या आपको मसीहा क्या नजर आ रहा है? कौन है मसीहा? इससे देखें, ये एक क्रेडिट जाता है इमरान खान को और इस पूरी उसको कि एक 1 पॉइंट पे ये इकट्ठे हैं सब। कौन? नवाज शरीफ और इमरान खान। वो क्या है? वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जो है हमारे बाजवा साहब के इश्यूज पे ये इकट्ठे हैं। और मैं आपको बताऊं, क्रेडिट गोज टू नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने पहले कोई मिसाल दे? नहीं, देखें क्या बाजवा साहब के ऊपर क्या? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जितनी गालियां कैप्टन सफदर दे रहा है इस वक्त जनरल बाजवा को, दे रहा है ना गालियां, आपने सुनी है? मैंने खुद सुनी है, टीवी पे सुनी है आपने? मैंने सुनी है। मैंने कौन से सोशल मीडिया पे सुनी है? हाँ, सोशल मीडिया पे। तो इमरान खान भी उतना ही दे रहे हैं? अच्छा जी, इमरान खान कम दे रहे हैं कुछ। अच्छा, और जनरल फैज के ऊपर क्या इख्तिलाफ है? कोई इख्तिलाफ नहीं। इमरान खान जनरल फैज के ऊपर बात करते हैं? मुझे नहीं पता करता है नहीं करता, लेकिन बहरहाल देखें, नहीं करते ना। और मेरी बात सुनिए, जनरल फैज के ऊपर नहीं करते। जनरल फैज और बाजवा साहब इकट्ठे थे इस तरह, ये देखें, ये इस तरह थे, ठीक है, कोई उनमें इख्तिलाफ नहीं था। वो एक पैटर्नाइज काम कर रहे थे। वो मैंने तो खैर और बहुत सारी बातें 1 on 1 सुनी है, लेकिन बात यह है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन ना देने पे ये मादरत खां है इमरान खान साहब, और नवाज शरीफ साहब का को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहले रहील शरीफ को नहीं दी और हुकूमत से निकले। बाजवा साहब को तो एक्सटेंशन दी थी। नहीं, बाजवा साहब को तो पार्लियामेंट ने एक्सटेंशन दी थी। मैं अब नाम ही, हुकूमत ने बिल मूव किया, पार्लियामेंट ने उसको नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा सबको कि वोट दो इसको। और एक अब इस वक्त बड़े वजीर हैं, उन्होंने मुझे कहा असलम खां, मैं कहा जी, और गाली दे के कहा कि सानू खुद भी नहीं किया, अगले बंदे ने मैसेज दिता है वोट पाना है जी, लेते आप लंदन नस गए। वो छोड़े ये इन बातों को, ये ऐसी तो फिर दोनों में से बेहतर कौन हुआ? नहीं, ये दोनों ही बेहतर है इस मामले में, माशाल्लाह क्लियर हो गए हैं। ये माफी मांगते हैं। आपका वोट किसके लिए है? मेरा दोनों के लिए इस मामले में, सच्ची बात है। तो आपने वोट रिजेक्ट करवा दी ना, रिजेक्ट करवाया या एक्सेप्ट करवाया। अच्छा, आपके ख्याल में कानूनी तौर पे इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? कोई कानून तोड़ा ही नहीं खान साहब ने? नहीं, ये बात नहीं है वो। ये एक और बात आप कर रहे हैं। अब ये वो जो है ना, असल जो बैठे हैं, ठीक है, वो फैसला करेंगे कि क्या होना है। जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लटका दी थी बगैर किसी जुर्म के, उन्होंने कोई वो कत्ल नहीं किया था और किसी तरह भी। बहरहाल एक चीज असलम खान साहब वाज़ेह है कि चाहे मईशत का महाज है, दहशत का महाज है, सियासत का या अदालत का, वहाँ पे एक किरदार जो है बहुत मुतहरक है और वो है इमरान खान साहब। और बहुत सारे ताने बाने जो हैं वो इमरान खान साहब से जाके मिलते हैं इस तमाम सूरत हाल में, जिसकी एक झलक हमने उनके इंटरव्यू में भी
आपको दिखाई है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे खान साहब, आपसे गुफ्तगू फिर भी होती रहेगी और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे मईशत के महाज के ऊपर क्या सूरत हाल है। वो जिनका इंतज़ार था वो आ चुके हैं और हम नज़रें फर्श राह बिछाए हैं। IMF के वफद से जो बातचीत हो रही है उसके ऊपर किस किस्म की पेशरफ्त है, एक वक्फे के बाद। काफ़ी प्रोग्राम में अब बात करेंगे मईशत के महाज पे, जहाँ पे भी हंगामी सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है सैयद महताब हैदर ने, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हैं मईशत के हवाले से। महताब हैदर साहब, IMF के डेलीगेशन की मुलाकातें हो रही हैं और पहली मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर से हो चुकी है, उसके बाद अभी मज़ीद मुलाकातें। थोड़ा सा कुछ बताएंगे आवाम को कि ये किस मरहले पे हैं ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, बेसिकली एक चीज़ पॉजिटिव है और वो ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज आपने देखा कि उसके कुछ पॉजिटिव मार्केट्स के ऊपर उसके रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ये जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है ये बड़ी हार्ड चॉइसेस है हमारे लिए और हमें सख्त और मुश्किल फ़ैसले करने हैं। आज जो पहली मीटिंग हुई जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके साथ की, तो IMF के डेलीगेशन ने बड़ा क्लियरली कहा कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लेने पड़ेंगे। आपका फिजिकल साइड का गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और उन एडिशनल टैक्सेस में आप एक प्लान लेकर आएँ और उस प्लान पे बात करेंगे। फिर ये भी बात हुई कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर आप लाएंगे तो ये ना हो कि जैसे पहले एक लिटिगेशन और स्टकअप हैं कोर्ट्स के अंदर, तो वैसी सूरत हाल ना हो। तो एक ओवरऑल फिजिकल साइड का जो होल है वो इस टाइम IMF का सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा बड़ा टैक्सेस का अंदाजा हो रहा है। देखें, बुनियादी तौर पे जो IMF सजेस्ट कर रहा है वो 600 अरब रुपए का टैक्सेस है। हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि नहीं, हमारा शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा नहीं है, हमें कोई तकरीबन 200 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो लगाने पड़ेंगे। अब यही मुज़ाकरात हैं कि जिसमें इन दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं पे ब्रिज करना पड़ेगा और किसी एक नंबर पे इतफाक करना पड़ेगा। पहली तो बात ये है। दूसरा पावर सेक्टर है सर। पावर सेक्टर का जो होल है वो इतना बड़ा है कि उसको ठीक करना जो है वो मैं समझता हूँ इस टाइम बड़ा ज़रूरी है। अभी तक हमने पिछले 10-15 साल में पैच वर्क किया है, पैच वर्क अब काम नहीं करेगा। ये कितना बड़ा पावर सेक्टर में गैप है सर? बुनियादी तौर पे अभी आप देखें ना, हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 2.5 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर खड़ा है पावर सेक्टर का। सिर्फ गैस सेक्टर का कोई 1.6 ट्रिलियन से ज्यादा, 1640 अरब एग्जैक्टली वो खड़ा है। तो इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर अब हमें सख्त फैसले यहां भी करने पड़ेंगे। अलमिया ये है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, मसला ये है कि हम सिर्फ टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं। आप IMF के पिछले 2 प्रोग्राम देख लें, जो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ उसमें भी 40-45% टैरिफ इंक्रीज हुआ, फिर PMLN के ज़माने में भी हुआ 30-35%, उसमें भी टैरिफ इंक्रीज हुआ, PTI के ज़माने में जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी 30-40% टैरिफ इंक्रीज हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे खड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम टैरिफ इंक्रीज करते हैं तो उसके नतीजे में चोरी भी बढ़ जाती है। हमें इस तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। एक तो इस मुल्क में रिफॉर्म्स का वर्ड मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ठीक है, रिफॉर्म का मतलब हमने ये समझ लिया है IMF की डिक्शनरी के मुताबिक कि हम सिर्फ टैरिफ इंक्रीज करते जाएं। आप ये देखें कि प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा होल है सर कि आप पावर सेक्टर के लोगों से पूछे ना, वो हर 5 घंटे के बाद एक नया फिगर आपको बताएंगे। एक तो इसका फोरेंसिक ऑडिट करने की जरूरत है, एक साइड से लेके आखिरी साइड। लेकिन क्या अभी हमारे पास कोई इतना टाइम है फोरेंसिक ऑडिट का, और अभी फौरी तौर पे क्या फैसले होने जा रहे हैं और क्या हो सकता है? अभी मैं आपको बताऊं, अभी तो फौरी तौर पे एक रिवाइज पावर सेक्टर के हवाले से रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान हुकूमत ने एक अप्रूव कर लिया है और वो प्लान जो है वो IMF के सामने रखेंगे। उस प्लान के तहत कुछ टैरिफ इंक्रीज होगा और कुछ और चीज़ें अपने लॉसेस में कमी करनी है। मतलब 17% पहले डिस्कोस के लॉसेस थे, अब उसको कुछ 16.27% तक कम करना है। इसके अलावा रिकवरी को बेहतर करना है। इसके अलावा कुछ जो एरियाज हैं उनकी रिकवरी करनी है। तो इस तरह मिला जुला कर ये सर्कुलर डेट को जो है वो ख़त्म करने का, ये कम करने का, ख़त्म तो नहीं हो सकता। कितने अरसे में सर? ये बेसिकली प्लान जो हम पेश कर रहे हैं IMF के सामने, ये अगस्त तक का प्लान है ताकि हम IMF को ये कन्विंस कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो 5.5 रुपये या 6 रुपये इंक्रीज की बात हम चाहते हैं, शायद IMF इस पे एग्री ना हो। तो वो कितना चाह रहे हैं?
देखिए IMF की दो हैं, एक 7.5 रुपए का है और एक 12 रुपये 50 पैसे का है कि 12 रुपये 50 पैसे पर यूनिट मजीद इंक्रीज करें। और उसमें अब प्रॉब्लम ये है, हुकूमत पाकिस्तान उसमें क्या सजेस्ट कर रही है कि हम जो BISP का डेटा है उसमें मजीद लोगों को शामिल करें, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हम जाएं। देखें, लेकिन मसला ये है इसमें ये भी हमने लोगों को देखें उसका आदी कर दिया। IMF इसकी इजाजत दे रहा है, IMF इसकी इजाजत दे रहा है, लेकिन मसला ये है कि इस टाइम 30% लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। ये IMF का प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा तो ये 40% तो ऑटोमेटिकली लोग मजीद पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि ये देखे ना, एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम BISP के जरिए लोगों को आदी कर रहे हैं, हमें कोई एग्जैक्ट स्ट्रेटजी भी देनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो फिर आप उससे निकलेंगे। और कौन से इश्यूज हैं जो आप समझते हैं कि टफ डिसीजंस हैं जो अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर लेने? देखें, एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं हुकूमत ने। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि हम अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर जो है उसका बर्डन ना पड़े। लेकिन एक ऐसा इशू है जिस पे डार साहब की और IMF की बड़ी क्रूशल किस्म की निगोशिएशंस होनी है। IMF ये सजेस्ट कर रहा है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी GST लगाएं। तो अभी हम 50 रुपए कर चुके हैं पेट्रोल के ऊपर लेवी, 40 रुपए हम डीजल के ऊपर है। तो शायद IMF की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी शामिल हो कि आप पेट्रोल के ऊपर GST लगा दें। ये डार साहब के लिए एक्सचेंज जो रेट के बाद ये दूसरा बड़ा टफ डिसीजन होगा। और आप समझते हैं कि ये होने जा रहा है? डार साहब की कोशिश ये है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों से बात हुई है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो फ्लड लेवी पे तो एग्री कर लेंगे, वो बैंकों के ऊपर जो लेवी है उस पर एग्री कर लेंगे, कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस पे एग्री कर लेंगे, GST पे कोशिश करेंगे रेजिस्ट करें। कि आपने डिफेंस बजट के कट की भी बात की, क्या IMF ओपनली ये डिमांड कर रहा है कि डिफेंस बजट पे भी दूसरे इदारों की तरह कट किया जाए? देखिए, IMF इस पे क्लियर इस तरह से बात नहीं करता। IMF का एक उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट से मुराद ये है कि आप डेफिसिट को कैलकुलेट करें आफ्टर डेट सर्विसिंग। तो डेट सर्विसिंग के बाद जो बाकी हमारे मेजर एक्सपेंडिचर्स को अगर आप देखें तो उसके बाद डिफेंस आता है और डेवलपमेंट आता है और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है। तो हमारी जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी है उसमें एक रिकमेंडेशन हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे इस टाइम पड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा जी आप 15% अक्रॉस द बोर्ड तमाम मिनिस्ट्रीज के जो एलोकेशन है उस पर कट लगाएं, इंक्लूडिंग डिफेंस। अब प्राइम मिनिस्टर ने इस पर डिसीजन करना है और मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि टाइट बेल्टिंग करनी है हमने। तो अब देखना ये है कि हुकूमत इसके बारे में क्या फैसला ये टाइट बेल्टिंग जो है कैसे मुश्किल वक्त में आ रही है जब मुल्क के अंदर रद्दुल फसाद की तर्ज पे नए ऑपरेशन की बातें हो रही हैं और कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी मुतवक्को है, हो सकता है नया ऑपरेशन हो, तो उसके लिए कॉस्ट मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या उसके लिए हमें अमेरिका या दूसरी जो बैरून मुल्क के हुकूमतें हैं उनकी तरफ देखना होगा या इसके लिए क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक और कॉन्टेक्स्ट में बताऊं। इस टाइम आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, वो कंसीड कर रहे हैं ये कि पाकिस्तान स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। स्टैगफ्लेशन से मुराद क्या है कि लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, और ये बड़ा टू एज सोर्ड है और ये बड़ा ख़तरनाक है। इसमें जब लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन होती है, इसके नतीजे में जो है वो बेरोज़गारी बढ़ेगी और गुर्बत में इजाफा होगा। और एक ऐसे वक्त में आप ये देख लें कि जिस तरह का अंदोनाक वाक़या पेशावर का हुआ है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी दुनिया को ये देखें, ये दहशतगर्दी का मसला सिर्फ पाकिस्तान का पैदा करदा नहीं है, और बहुत सी ममालिक की जंग के ईंधन में हम भी झोंके गए हैं। वो ठीक है, हमारी भी गलती है कि हम उसमें शामिल हुए, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे वाक़े थे कि हमें डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आना है। इसकी कॉस्ट जो है उसके बारे में तो डेफिनेटली IMF को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इन हालात के अंदर, ख़तरनाक मुआशी हालात के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शंस फौरी तौर पे हो जाने चाहिए, तो क्या अमली तौर पे ये मुमकिन है? इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मौजूदा माशी सूरत हाल के ऊपर? देखें, इस टाइम जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो तो बड़ी ही वनरेबल है। इसीलिए मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनको चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि ये मिल बैठे और एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर बात करें, ताकि किसी भी हुकूमत आए वो उन रिफॉर्म्स पे पॉलिटिक्स ना करें। अभी इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को आप देखें ना, वो चाहते ये हैं कि टफ डिसीजंस गवर्नमेंट करे और उसके बाद इलेक्शन में चली जाए, वो हार जाए। तो देखें, आप सब इसको एंडोर्स करें और आप सब ये कहें
कि अगर हम भी हुकूमत में आए होते तो हम भी यही फैसले करते। इसलिए चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर इन इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, मुझे इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे। मतलब ये सियासी तौर पे पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, क्योंकि मुल्क को खतरात दरपेश हैं। बिल्कुल। आखिर में क्योंकि एक सवाल उठता है आम आदमी के जहन में कि जो IMF से हम जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा और कितने अरसे तक थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा? बुनियादी तौर पे IMF का फ़ायदा ये होगा हमें कि मैंने एक स्टोरी भी की थी कुछ दिन पहले कि हमें जून तक कुछ $10 बिलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। अगर IMF इस टाइम हमारी बैक पे खड़ा नहीं होगा तो ये $10 बिलियन नहीं हो सकेंगे। और एक ऐसे वक्त में जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.6 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हैं, तो IMF की बैकिंग के अलावा कोई हमारे पास हल नहीं है। फौरी तौर पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल जाएगा। लेकिन ये अगर हम अपने पैटर्न को और लाइफस्टाइल को और स्टेटस को अगर चेंज नहीं करेंगे, ये 3 माह के बाद 6 माह के बाद ये खतरा दोबारा ला खड़ा होगा। तो हमें कुछ बुनियादी तौर पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज की और ये जो भी मुआहदा होगा IMF के साथ, ये सिर्फ अगले चंद महीनों तक के लिए होगा, उसके लिए टारगेट सेट होंगे, या अगले कई साल के लिए भी होगा? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो IMF का प्रोग्राम है ये जून में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अगले 3 सालों में $78 बिलियन की कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के तहत रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान की। तो हमें IMF का एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, टेक्नोक्रेट्स हो, पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, सब कोई भी हो, IMF के पास तो दोबारा जाना पड़ेगा। अभी के जो टारगेट्स हैं वो हम जून 2023 तक की बात कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी कमेटी जो बनाई गई थी कि कफ़ायत शारी के लिए सिफारशात मरतब करें, उस कमेटी का अभी तक क्या काम हुआ है और क्या सिफारशात आ रही हैं, और हंगामी बुनियादों पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें सामने? कमेटी ने बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की रिकमेंडेशंस दी हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि एक तो अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कहा है जी कि 15% कट लगाएं। ये डिस्क्रिशनरी फंडिंग है पार्लियामेंटेरियंस की, जिसकी मैंने आपको कहा था कि 68 अरब रुपए रखे गए थे, अब 90 अरब रुपए हो गए हैं। उसको उन्होंने कहा अबॉलिश करें इस तरह की चीज़ों को। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने कहा जी सरकार से जिसने एक से ज़्यादा प्लाट लिया है उससे वापस लिया जाए और उस प्लॉट की ऑक्शन करके, और अगर उसने बेच दिया है तो उससे वो पैसे रिकवर किए जाए। मैं समझता हूँ ये आइडियल और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकमेंडेशंस हैं, और उनकी एक रिकमेंडेशन को थ्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए तो 500 से 700 अरब रुपए की पर एनम बचत हो सकती है, और ये इम्प्लीमेंट करने की। और इसके अलावा सरकार के पास जो बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, मेसेज हैं, अगर बड़े पैमाने पे इस अराजी को भी यूटिलाइज किया जाए या ऑक्शन किया जाए तो उससे भी बहुत सारे मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा चीजें हैं जी हमारे पास। अगर हम अपनी चीजों को ठीक कर लेना सर, बिल्डिंग कोड्स क्यों नहीं हम चेंज करते? और फिर प्राइवेटाइजेशन है और सिक इंडस्ट्रीज हैं। मैं आपको बताऊँ ये जो टोटल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ना, ये एक बहुत बड़ा हाथी है जो हमारे सर के ऊपर खड़ा है। इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मेहताब हैदर। हमने सियासत, अदालत, दहशत और मईशत के महाज के ऊपर जो सूरत हाल थी उससे आपको आगाह किया। सहाफ़ी प्रोग्राम में इस वक्त तक इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।